पिछली कक्षा में हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पढ़ रहे थे और हमने उसमें ये पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है। इसमें हमने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान इन विषयों को पढ़ा था। किस प्रकार से इन विषयों का राजनीति विज्ञान से क्या साथ पारस्परिक संबंध क्या है, क्योंकि आपके कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है और कई बार 5 नंबर का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है, या समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है, प्रमुख अंतर क्या है। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो इसमें 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है। तो देखिए, अब हम अगला जो संबंध लेते हैं राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में आपसी संबंध की बात करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है, इसमें हम अगला विषय लेते हैं राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो देखिए, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में हम दोनों में घनिष्ठ संबंध की बात करते हैं कि राजनीति शास्त्र दोनों दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है। तो देखिए, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध की बात हम करते हैं। दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध क्या है। तो देखिए, दोनों विषयों का, दोनों का उद्देश्य समान है। दोनों का उद्देश्य समान है। कैसे? तो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य सृष्टि के मूल को ढूंढना है। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य सृष्टि के मूल को ढूंढना है। सृष्टि के मूल को ढूंढना है। जबकि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य राज्य, राजनीतिक संस्थाओं, जबकि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य राज्य, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक जीवन के मूल स्वरूप की खोज करना है। तो देखिए, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में घनिष्ठ संबंध की हम बात करते हैं कि दोनों विषयों में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है। दोनों विषयों का जो उद्देश्य है वह समान है, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र का उद्देश्य। क्योंकि दर्शन जो है वो चिंतन की बात करता है, दर्शन फिलॉसफी की बात करता है, किस प्रकार से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि के मूल तत्व अर्थात सृष्टि क्यों बनी,
सृष्टि किन तत्वों पर आधारित है, सृष्टि के मूल में क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें जब हम दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें इन विषयों के बारे में दर्शन शास्त्र इन प्रश्नों का समाधान ढूंढता है। आत्मा, परमात्मा, पारलौकिक चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती, उनके बारे में भी जो है वो दर्शन शास्त्र से ही हमें उन प्रश्नों का उत्तर जब हम ढूंढते हैं हमें मिलता है। तो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है? सृष्टि के मूल को ढूंढना, कि सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि किस प्रकार से निर्मित हुई, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन सब चीजों का जो हल है वो हमें दर्शन शास्त्र में मिलता है। जबकि राजनीति शास्त्र का जो मूल उद्देश्य है वह है राज्य, राजनीति, संस्थाएं और राजनीतिक जीवन के मूल स्वरूप की खोज करना। राजनीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य, राजनीति, संस्थाएं, इन सब प्रश्नों का समाधान ढूंढना और व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को, जो कि इसकी मूल इकाई है, उसको, उसके संबंधित प्रश्नों का खोज करना और उसे अपने अध्ययन में मुख्य रूप से शामिल करना। अगला संबंध हम देखते हैं। दर्शन शास्त्र की अध्ययन पद्धति दार्शनिक है, इसी तरह से राजनीति विज्ञान की दार्शनिक पद्धति के साथ साथ दर्शन शास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है वो क्या है? दार्शनिक है। देखिए, दर्शन शास्त्र की अध्ययन पद्धति दार्शनिक है, जबकि राजनीतिक शास्त्र की अध्ययन पद्धति दार्शनिक होने के साथ साथ आनुभविक भी है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति को भी शामिल किया जाता है। तो देखिए, दूसरा संबंध दोनों में किस प्रकार से है? दर्शन शास्त्र की अध्ययन पद्धति दार्शनिक है, जबकि राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है दार्शनिक होने के साथ साथ अनुभविक है, क्योंकि इसके अध्ययन में हम वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी जो उपागम के बाद में इसमें तथ्यात्मक अध्ययन, तकनीकी पर आधारित अध्ययन की शुरुआत हुई और अध्ययन को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इसमें समावेश किया गया। तो इस प्रकार से दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध देखा। अब हम देखते हैं दोनों में जो क्या है, प्रमुख अंतर क्या है। अगला देखिए, हम दोनों में अंतर की बात करते हैं। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में प्रमुख अंतर क्या है? देखिए, दोनों में अंतर की बात हम करते हैं।
दोनों में अंतर। देखिए दोनों में प्रमुख अंतर हम लेते हैं। दर्शन शास्त्र की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है, जबकि देखिए दर्शन शास्त्र की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है, सैद्धांतिक और वैचारिक है, जबकि राजनीति शास्त्र की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक होने के साथ साथ सैद्धांतिक और वैचारिक होने के साथ साथ जो है व्यवहारिक और तथ्यात्मक भी है। वैचारिक होने के साथ साथ व्यवहारिक और तथ्यात्मक भी है। देखिए दोनों में पहला अंतर है, दर्शन शास्त्र की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है, क्योंकि विचार के स्तर पर हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं और दर्शन शास्त्र में हम उन चीजों का अध्ययन भी करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, जो हमें दिखाई नहीं देता, इनका भी अध्ययन हम करते हैं। तो वैचारिक रूप से इसकी प्रकृति है, जबकि राजनीति शास्त्र की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक होने के साथ साथ व्यवहारिक और तथ्यात्मक भी, क्योंकि राजनीति शास्त्र में हम व्यवहार परक अध्ययन करते हैं, तथ्य आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद में हम वैज्ञानिक अध्ययन जो है वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर अध्ययन करते हैं। अगला अंतर देखिए, अगला अंतर है राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष से है। देखिए राजनीति शास्त्र का संबंध प्रत्यक्ष, साकार और मूर्त। राजनीति शास्त्र का संबंध प्रत्यक्ष, साकार और मूर्त से है, प्रत्यक्ष, साकार और मूर्त से है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध अप्रत्यक्ष, निराकार और अमूर्त से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पहले कि हम राजनीति शास्त्र में प्रत्यक्ष, साकार और मूर्त चीजों को जो हमें दिखाई देती है उनको हम अध्ययन में शामिल करते हैं और उनका हम तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष, साकार और मूर्त जो चीज दिखाई देती है उसका ही अध्ययन करना, जबकि दर्शन शास्त्र में हम जो हैं अप्रत्यक्ष, निराकार और अमूर्त चीजों को शामिल करते हैं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। अप्रत्यक्ष है, निराकार है, जैसे कि आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता। तो हम दर्शन शास्त्र में उन
चीजों का भी अध्ययन करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो देखिए प्रमुख अंतर हमने देखा कि राजनीति शास्त्र का संबंध प्रत्यक्ष साकार और मूर्त से है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध अप्रत्यक्ष निराकार और अमूर्त से है। तो इसमें हम उन तथ्यों को, उन वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं जो कि निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष है। तो देखिए इस प्रकार राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र में हमने अंतर प्रमुख रूप से अभी देखा कि दोनों में प्रमुख अंतर किस प्रकार से है। तो देखिए आपका जो ये अंतर अनुशासनात्मक उपागम है, इसमें हमने राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में संबंध देखा, जिसमें हमने राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ, राजनीति विज्ञान का दर्शन शास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ हमने सहसंबंध देखा कि राजनीति विज्ञान का इन विषयों के साथ में किस प्रकार से आंतरिक संबंध है और किस प्रकार दोनों में जो है मुख्य रूप से हमने इनके संबंध को देखा, इन दोनों में, इन विषयों में आपसी संबंध की बात करी और इसके साथ साथ इन विषयों में हमने प्रमुख अंतर भी देखा। तो देखिए इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में हम दोनों विषयों के समानता और असमानता को शामिल करते हैं और इस प्रकार यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि विषयों में आपसी संबंध की बात करता है। तो देखिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण समाज विज्ञान के विषयों के साथ में आपसी सहसंबंध को स्थापित करता है और हमने इनमें आपसी सहसंबंध की बात की कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान जो है वह अन्य समाज विज्ञानों के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपका ये टॉपिक आज जो है ये खत्म हो जाता है और इसके बाद में आपके सिलेबस में अगला टॉपिक आता है शक्ति की अवधारणा। तो देखिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में आपका जो अन्य समाज विज्ञानों के साथ में संबंध वो 2 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इन विषयों का आपस में क्या संबंध है और प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए आपका अगला जो टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा। तो देखिए हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पढ़ लिया और अब इसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक आता है वही आता है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा तो देखिए आपका अगला टॉपिक आता है राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा। तो देखिए राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा। देखिए समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उन सब में प्रमुख रूप से हम जो है राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का केंद्रीय महत्व स्वीकारते हैं कि समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों में जो राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति विज्ञान राज्य, राजनीति, व्यक्ति का राजनीतिक जीवन, इनका अध्ययन करता है और राज्य जो कि एक सर्वोच्च संस्था है और व्यक्ति का समुचित विकास उसी में रहकर ही हो सकता है। जैसा कि अरस्तु ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रकार राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है
और व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना सर्वांगीण विकास, अपना समुचित विकास कर सकता है, क्योंकि राज्य उसे विकास के समुचित अवसर और उसे जो भी आवश्यक संसाधन है वो उसे प्राप्त कराता है, जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो देखिए, राज्य में कानून की शक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति जो है वो सबसे प्रमुख है, और शक्ति की केंद्रीय भूमिका हमें राजनीति विज्ञान में दिखाई देती है कि राजनीति विज्ञान शक्ति के बिना अधूरा है, क्योंकि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और राज्य सभी सामाजिक संस्थाओं में सर्वोपरि है। इस कारण से राज्य के पास में दंड की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम भारतीय राजनीतिक विचारकों में हम मनु की बात करते हैं, कौटिल्य की बात करते हैं, तो इन्होंने भी दंड की शक्ति को प्रमुख रूप से माना है, और हमारे प्राचीन मनीषियों ने भी दंड की शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रकार से दंड की शक्ति जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दंड की शक्ति का मतलब शक्ति, जो कि राज्य के पास में होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना दंड की शक्ति के अभाव में राज्य जो है बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि राज्य एक सर्वोपरि संस्था है, एक सर्वोच्च संस्था है, और राज्य दंड की शक्ति के साथ युक्त होने के कारण उसके कानूनों का पालन जो है वो प्रजाजन करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैकियावेली है, मैकियावेली ने भी राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का केंद्रीय महत्व स्वीकार किया है। तो देखिए, मैकियावेली ने राजनीति में मैकियावेली ने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय अवधारणा को स्वीकारा है। शक्ति की केंद्रीय अवधारणा को स्वीकारा है, और उसी प्रकार जैसे कि आगे विचारक हुआ है कैटलिन ने तो यहां तक कहा है, कैटलिन का ये कथन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ये प्रमुख कथन है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, और ये पूछा जाता है कि कथन किसने कहा है, या फिर ये कथन लिखकर इसकी विवेचना पूछी जाती है। कैटलिन का कहना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो देखिए, इस प्रकार से मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान में शक्ति की केंद्रीय अवधारणा को स्वीकार किया है। उसी प्रकार से मनु ने मनुस्मृति में, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में अर्थात राजनीति में शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान दिया है। जैसा कि कैटलिन ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का विज्ञान है, और राजनीति जो है वह शक्ति के बिना अधूरी है, क्योंकि शक्ति ही राज्य में दंडात्मक शक्ति की बात करती है, और जब राज्य के पास में शक्ति नहीं होती तो राज्य क्या है, निरर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि राज्य के पास में दंड की शक्ति का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और राज्य दंड की शक्ति से युक्त होने के कारण ही उसके कानूनों का व्यक्ति क्या करते हैं, पालन करते हैं, और कानूनों का पालन करने के कारण राज्य
को सर्वोपरि मानते हैं और उसके कानूनों का उल्लंघन होने पर राज्य क्या करता है, उन्हें दंडित कर सकता है, उन्हें सजा दे सकता है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में शक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शक्ति के बिना हम राज्य की संकल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य शक्ति से युक्त होने के कारण ही उसकी प्रासंगिकता बनी होती है। तो देखिए, इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा की हम बात करते हैं और जैसे कि सुकरात के समय में भी एक सोफिस्ट विचारक था थ्रेसीमेकस। उसने भी कहा है कि शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, जो कि मैंने आपको जो कि आपके थर्ड ईयर में प्लेटो की जस्टिस थियरी जब आएगी उसमें आप पढ़ेंगे कि सुकरात के समय में एक सोफिस्ट विचारक हुआ है थ्रेसीमेकस। उसने ये कहा है कि शक्तिशाली का हित क्या है, न्याय है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति है वही न्याय का स्रोत है। क्योंकि प्राचीन समय में जब यूनान में शक्ति पर आधारित ही व्यवस्था लागू थी, क्योंकि प्राचीन समय में कोई कानून व्यवस्था तो नहीं थी और कानून व्यवस्था के अभाव में शांति और सुरक्षा जो है वह लोगों को नहीं मिलती थी। इस कारण से जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था वही राज करता था और न्याय का स्रोत भी वही था। तो थ्रेसीमेकस ने कहा कि शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है, और इस प्रकार जो शक्ति जो है वह महत्वपूर्ण स्थान रखती है राजनीति शास्त्र में, क्योंकि शक्ति ही राजनीति शास्त्र में केंद्रीय भूमिका जो है होती है उसकी। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो शक्ति की अवधारणा है उसका केंद्रीय स्थान है, क्योंकि शक्ति जो है वह राज्य के पास में सर्वोच्च सत्ता होने के कारण वो शक्ति से युक्त होता है और शक्ति से युक्त होने के कारण ही व्यक्ति, प्रजा जो होती है वो उसके कानूनों का, आदेशों का पालन करती है। तो देखिए, इस प्रकार हमने देखा कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की जो है प्रमुख भूमिका है और आधुनिक जो विचारक हैं कैटलिन, मेरियम और कैप्लान, तो देखिए आधुनिक राजनीतिक विचारकों में कैटलिन, आधुनिक राजनीतिक विचारकों में कैटलिन, कैप्लान, बायस्टेड, मॉर्गेनथाउ, कैटलिन, कैप्लान, बायस्टेड, मॉर्गेनथाउ, मेरियम आदि विचारकों ने राजनीति में
शक्ति की अवधारणा को केंद्रीय स्थान, शक्ति की अवधारणा को केंद्रीय स्थान दिया। देखिए, इस प्रकार हमने प्राचीन विचारकों की बात की, मैकाइवर, थ्रेसिमैकस, इनकी बात की। इनके साथ ही जो आधुनिक विचारक हैं, जिसमें कैटलिन, कैप्लान, मॉर्गनथाउ, इन लोगों ने भी जो है वो राजनीति में शक्ति की अवधारणा को प्रमुख स्थान दिया है।